बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात का फैसला कर लिया है। इलेक्शन एक्ट 2017 में बड़े पैमाने पर तरमीम की जा रही हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में 73 से ज़ायद तब्दीलियाँ भी पेश कर दी गई हैं। आज कमेटी का पहला इजलास भी हुआ, जिसमें 73 में से 70 तजावीज़ पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल की गई है। इंतखाबात में ताख़ीर से आने वाले नताइज को तस्लीम न करने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि नताइज की ताख़ीर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जवाब तलबी होगी और इसके अलावा भी कई अहम सेक्शंस पर इत्तफाक किया गया है। ये तरमीम एक हफ्ते में कौमी असम्बली से मंजूर करा ली जाएंगी। अब एक बात तो तय हो गई है नाज़रीन कि मौजूदा हुकूमत में तोसी का कोई इम्कान बाकी नहीं है, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी दो टोक अल्फाज में ये बताया है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को मुकम्मल होगी और इसके बाद वो घर चली जाएगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का अमल भी शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है। अब खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पर हैं कि निगरान हुकूमत 3 माह के लिए होगी या इसकी मुद्दत में इजाफा होगा और आम इंतखाबात कब होंगे। इत्तलात ये भी हैं कि निगरान हुकूमत की मुद्दत 6 माह हो सकती है, 9 माह तक भी जा सकती है। अब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख देनी है और निगरान हुकूमत ने इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाना है। मौजूदा हुकूमत भी इस हवाले से गैर यकीनी का शिकार है और हुकूमती शख्सियात ये बयान दिखाई देती हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होना चाहिए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला सवाल है कि मौजूदा हुकूमत का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, क्या निगरान हुकूमत बर वक्त इंतखाबात कराएगी या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। देखा जाए तो हुकूमती शख्सियात के बयानात के बाद ये बात तो तय हो गई है कि हुकूमत की मुद्दत में कोई तोसी नहीं हो रही। 12 अगस्त के बाद निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। अब जो असल खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये है, पंजाब की सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखते हुए, कि निगरान हुकूमत की मुद्दत क्या होगी। आमिर साहब, क्या निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर जो आईनी मुद्दत होती है उसमें बर वक्त इलेक्शन कराएगी? देखें, दो चीज़ें हैं कि निगरान हुकूमत 60 दिन के लिए आती है या 90 दिन के लिए आईनी तौर पे। जब जैसे पंजाब में और केपी में असम्बली की मुद्दत से पहले उन्हें तोड़ दिया गया तो 90 दिन के लिए निगरान हुकूमतें आईं, और फिर जो जंग लगी उसके अंदर हमने तो सीधा सीधा कहा कि कुव्वत नाफिज़ा यानी इस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी इलेक्शन होंगे, और बड़ी क्लियर बात मैंने की कि आप ले लें सुप्रीम कोर्ट से डेट और इलेक्शन करा लें, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, और नहीं हुए इलेक्शन। अब भी मैं आपको बताऊं बात कि ये हुकूमतें चली जाएंगी, फैसला उसके बाद होना है कि इलेक्शन, क्योंकि अगर ये असम्बली कबल अज़ वक्त तोड़ेंगे तो 90 दिन बाद होंगे और 60 दिन वाली बात है टाइम पे पूरा जाने पे। तो ये दो चीज़ें को छोड़ के डेट देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अब सदर ने नहीं देनी कि जैसे ही टूटेगी असम्बली ख़त्म होती है तो विद इन डेज वो शेड्यूल एक आ जाएगा कि जी फ़लाँ तारीख से कागजात नामजदगी, क्योंकि 54 दिन कम से कम चाहिए हैं इलेक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के लिए। यानी कागजात नामजदगी कब होंगे और नताइज पोलिंग डे कौन सा होगा। तो मेरे इतला के मुताबिक तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे और वो नवंबर का पहला 6 या 7 तारीख इलेक्शन की तारीख तकरीबन आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं वो कि जी कौन चाहेगा इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये हालात पे डिपेंड करेगा। जब निगरान हुकूमत आ जाएगी तो निगरान हुकूमत को बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने चलाना होता है और फौज बैकअप पे होती है कि तमाम अमन व अमान की ज़ाहिर जिम्मेदारी उनके साथ होती है, पुलिस होती है, सब कुछ होता है। आज हम और आप बात कर रहे हैं, इस दौरान या इसके बाद IMF के बोर्ड की तरफ से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से एक मंजूरी भी आनी है पाकिस्तान के लिए, और उसमें भी क्लियर कट है कि 3 जो किस्तें उन्होंने बनाई है उसमें दूसरी किस्त आपकी इलेक्शन से मशरूत है। सही। आप और हम जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर तो आप फंडिंग यानी सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, या एग्रीकल्चर के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे इतनी भारी रकम ले आते हैं इन 3 महीनों में कि आपके अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए कि आप इलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं, तो शायद कोई सोच ले। लेकिन अब ज्यादा इम्कान, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये है कि नवंबर के पहले वीक के अख्ताम पे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे, और वो भी नवंबर के लिए इसलिए कि अब कोई खुली बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कोई इदारा, कोई हुकूमत जो आज मौजूद है वो ट्रस्ट नहीं कर रही कि वो जिस तरीके से बेंचेस की तश्कील हुई, जजों ने वहां पे एतराज़ात किए, तो वो मसला बन चुका हुआ है। तो IMF वाली डील जो है
और क्यों कोई चाहेगा कि पाकिस्तान डीरेल हो। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अब टाइम पे होने जा रहे हैं। हाँ, अब हम पाकिस्तान के अंदर जिस दिन नई हुकूमत आती है तब भी होता है कि ये 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, फौज कब्जा कर रही है या नहीं कर रही है, उनको चलने देंगे कि नहीं देंगे, ये इलेक्शन की डेट तक इस तरह अभाम रहेगा। लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रही है अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी अयाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि वक्त पर निगरान हुकूमत इलेक्शन कराएगी? जो आमिर बात कर रहे हैं मैं उसी को ज़रा आगे बढ़ाऊंगा। जी जी। कि अब ये डिपेंड करेगा इंटरनेशनल प्रेशर कितना होगा इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि अल्लाह के फजल से आपको पता है इलेक्शन कमीशन तो हमारा बहुत आज़ाद है, उससे जो कहा जाएगा उसके मुताबिक वो डेट भी दे देगा, कोई इशू नहीं है। डेट देने के बाद डेट चेंज भी कर देगा, जितनी दफ़ा आप कहेंगी वो चेंज भी कर देगा, इसलिए वो तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है। बज़ाहिर तो इलेक्शन होते, ये तो हम एक मुद्दत से कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो वक्त पे चली जाएगी। वो गालिबन लास्ट मंथ जब आपसे बात हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि इसमें तो कोई अबहाम है ही नहीं, सिरे से था ही नहीं। कुछ बयानात फजल रहमान साहब कुछ चाह रहे थे किसी वक्त में, उन्होंने कुछ बात की, लेकिन जब समझा दिया गया सबको, तो मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। जब इन्हें बता दिया गया कि भाई इलेक्शन वक्त पे होने हैं, तो फिर सब ने एक ही बात करना शुरू कर दी, जी इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम जा रहे हैं, चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने आज 2 दिन और एक्स्ट्रा, पता नहीं 14 अगस्त उनके जहन में होगी, शायद यौम आज़ादी वो मेरे ख्याल मना के जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन बहरहाल उसके बाद चूँकि निगरान सेटअप आ जाएगा और वो बिल्कुल IMF की ये शर्त मौजूद है कि नेक्स्ट वो जो किस्तानी है वो उसके बाद आएगी अगर इलेक्शन हो चुके होंगे, क्योंकि ये आपको पता है जब PTI के चेयरमैन से भी वो मिले थे, वहाँ से भी यही उनसे कहा गया था कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। तो वो $1 अरब से अगर बहुत ज़्यादा हम ले आते हैं कहीं से, वो जो जिनसे उम्मीदें हैं, तो फिर शायद कोई ऐसा रिस्क लिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, इंटरनल प्रेशर्स बर्दाश्त करना वो बर्दाश्त हो जाते हैं, आप कर भी लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आपको लगता है कि जी GSP प्लस वो जो स्टेटस है वो भी अगर मुश्किल में पड़ जाएगा, और चीज़ें भी हो रही होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो जाहिर है वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी एक अपना रोल होता है, उसके मुताबिक भी कुछ फैसले करने होते हैं, तो इसलिए चीज़ें चेंज होते हैं। आपको यहाँ पर कथा कलामी की माजरत। अयाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब बात करें, हम आगे चलकर जब इसी टॉपिक पर बात करेंगे तो इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। मैं सवाल की तरफ आऊँगी, तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि क्या निगरान हुकूमत वक्त पर इलेक्शन करा पाएगी या नहीं? वो मैंने ऑलमोस्ट अपनी बात मुकम्मल कर ही ली थी, मैंने आपको बता दिया था। अब तो सिर्फ जाते जाते यही कहूँगा, जो इसहाक़ डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक ही बात करते हैं, दुआ करें। सही है, क्योंकि दुआओं से ही ये मुल्क मेरा ख्याल चल रहा है, दुआओं से ही मईशत चलती है इस मुल्क की, बाकी तो साढ़े पल्ले है कुछ नहीं। सही जी। फैसल साहब, ये वज़ीर ख़ज़ाना की बात पे हम आगे चलकर बात करेंगे। आपको लगता है कि निगरान हुकूमत वक्त पर जो आईनी मुद्दत है, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि नवंबर में इंतखाब हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है? मेरे लगने या आपके लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? जिनको लगना चाहिए हुकूमत को, उनको लग रहा नहीं लग रहा। बात यह है कि इनकी हुकूमत जाकर इन्हीं की हुकूमत आ रही है, जो इस वक्त अपना आपके अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उनके मशवरे से इस मुल्क में वज़ीर आज़म आएगा। अब आप समझ लेंगे कितने इंटेलिजेंट आदमी इस मुल्क। वफाक में आ जाएगी। तो कोई अगर ये हुकूमत आगे बढ़ जाती है, इलेक्शन नहीं होते, तो आइन माइन तो कोई इशू नहीं है। इस मुल्क में इलेक्शन जो होते हैं वो भी आइन के तहत होते हैं, और जो पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए वो भी आइन के तहत ही नहीं हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि वफाक में भी आइन के तहत इलेक्शन ना हो। और जो इंटरनेशनल प्रेशर की एयाज खान साहब बात कर रहे हैं, तो हम तो वैसे भी डे टू डे पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, तो जिस दिन इलेक्शन का इंटरनेशनल प्रेशर आएगा उस दिन देखेंगे कि क्या प्रेशर आता है,
सही है। उसके बाद फिर देखेंगे कितने दिन आगे खींच सकते हैं, खींचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाद जो कुछ भी होगा आइन के तहत होगा, ठीक है, आइन के एन मुताबिक होगा, हमारे आपके लिए हो या नहीं हो, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे जो किया जाएगा, उस पर कोई समझौता नहीं करे, कोई सबसे समझौता नहीं बेहतरीन बात है जी, सबसे बेहतरीन बात है अगर आइन के मुताबिक सब होता है। हाफिज ताहिर साहब जी, हाफिज ताहिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह भी आइन के मुताबिक लगता है, पता है आपको? ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और उन्होंने किया है। कल सऊदी अरब ने, आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से जो ताउन आया है उसका मेन सबब जो है वो हमारे सिपा सलार हैं, और इसका भी वजीर आजम ने कल भी बताया, आज भी बताया। तो निगरान हुकूमत जो है जो भी आएगी, मैं समझता हूँ कि ये जो 1 2 3 काम हुए हैं उसको लेके आगे चलेगी निगरान हुकूमत भी, और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा। जैसे ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, फिर ग्रीन पाकिस्तान, फिर ये इन्वेस्टमेंट आना, तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम आ जाए और फिर ये सारा कुछ एक बार जो है वो तबाही की तरफ चला जाए। लिहाजा बर वक्त इलेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए, वक्त की, आइन की, कौम की, गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि राजा रियाज साहब या कोई ऐसा वजीर आजम लाने में कामयाब हो जाएगा कि जो जिस तरह की निगरान हुकूमतें सूबों में आई हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जो लोग आएंगे वो तो आपके साक जान के पास क्या खबरें, जो नाम ज़ेरे गर्दिश है ना ही दस दो सानू उनका नाम ही बता दें। मैं ये हाफिज साहब कह रहे हैं इससे भी, हाफिज साहब की बात का मतलब ये है कि इससे भी बुरा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं साहब, वफाकी वजीर मजहबी अमूर हो सकते हैं यार, ऐसी क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हाफिज साहब कुछ कह रहे हैं। ये आमिर साहब माफी दे दें, लेकिन मुझे ये लगता है जी, सख्त जान में गया तो हुआ है, इधर उधर चक्कर लगा रहा है। जो नाम आ रहे हैं मुझे इनमें से कोई भी नहीं लगता, तो इनमें से वजीर बन जाए तो बड़ी बात होगी, वजीर आजम बनना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, तो जब तक के नाम हम देख रहे हैं उनमें मुझे तो कोई वजीर आजम नहीं नजर आ रहा, और कोई वजीर बन सकता है वो आमिर इलियास राणा साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनमें से पंजाब के वजीर आला भी निगरान वजीर आजम के लिस्ट में है हाफिज साहब। मैं कहता हूँ कि ये आप लिख के रख ले, क़यामत की सुबह तक ऐसा नहीं होगा। चले तो ये तो आपने बड़ी बात कर दी, अब वो आ ही नहीं सकते ऊपर। नहीं, वो मेरे दोस्त से नाराज ना हो जाए, अगर जो उनके दोस्त कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पंजाब का हाल किया है अब वो मुल्क का हाल भी वैसा कराना चाहते हैं उनसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। बहरहाल ये जो काम हुए हैं, ये जो 3-4 चीजें मैंने अर्ज की, वो फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो ग्रीन पाकिस्तान है, ये हमारे दोस्तों से कर्जा मिलना है, चाइना का ताउन है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये सिपा सलार के साथ लोग बात कर रहे हैं, ये उनके ट्रस्ट के ऊपर लोग आ रहे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सारे ममालिक और सारे दोस्त ममालिक जो है वो एक बार एतमाद करें और हम फिर सारी बिल्डिंग गिरा दें, कोई आए और वो, तो ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हम जाएंगे और मईशत भी बेहतर होगी, मुल्क भी बेहतर होगा। सही है, इस पे हम आगे चलकर भी बात करते हैं। डेफिनेट हर लिहाज से मुल्क को बेहतर होना चाहिए। जान की वो भी इंतजार भी करते हैं ना, बिल्कुल कब बताते हैं। अब ये तो हो गया ना, जो नाम ज़ेरे गर्दिश हैं वो नहीं है उनमें। इलियास साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? अब अयाज खान साहब से जब इस तरह का सवाल किया जाए तो अयाज साहब कहते हैं मैं इस तरह से देख रहा हूँ, तो इलियास साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर निगरान हुकूमत बर वक्त इलेक्शन करा लेगी? देखिए जी, निगरान हुकूमत को जो टारगेट दिया जाएगा उसके मुताबिक ही काम करेगी। अब वो देखना है कि इकॉनमी को चलाना है, सिलसिला करना है। अब टाइम इनका पंजाब की तरह या केपी की तरह जो भी है निगरान हुकूमत, उसको कितना है 90 दिन अगर होगा या 60 दिन होता है, तो उसके दौरान अगर ये टारगेट पूरे होते हैं या IMF का प्रेशर होता है, ये तमाम जो सूरत हाल हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसके मुताबिक किस तरह करना है। वैसे तो टारगेट यही है कि इसको प्रलॉन्ग किया जाए, क्योंकि जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो ट्रैक पर इकॉनमी को लेके आया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एकदम उन पर अमल दरामद करवाया जाए। यही है कि अगर इलेक्शन होते हैं
तो फिर इसमें जो ट्रैक पर इकॉनमी डालने की कोशिश की जा रही है उसमें डिले हो सकता है। तो इसलिए ये तमाम जो सूरत हाल है इस पर देखा जाएगा कि कोई ऐसे आए कि जो इसको पॉलिसी को लेके चलें। इलेक्शन जो है वो तो देखने में आ रहा है कि इस वक्त बर वक्त होते हुए नज़र आ रहा है। जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे तो, लेकिन उसमें ये देखनी है सूरत हाल कि क्या अमन अमान की सूरत हाल, इकॉनमी की सूरत हाल, ये देखना भी ज़रूरी होगा कि अगर इस पर अमल दरामद होता है, क्योंकि इंटरनेशनली जो प्रेशर आएगा, जैसे IMF का जो वफद है इधर भी मुलाकातें उन्होंने की पॉलिटिशियंस वगैरह से, उसमें यही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर इलेक्शन वगैरह के मामलात को देख रहे हैं और उसका बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इस बारे में क्या है इलेक्शन पे इस बोर्ड पे डिसाइड किया जाएगा। तो जाहिर है इस बात से है कि IMF की जानिब से प्रेशर होगा। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इतना जो रिजर्व्स वगैरह हमारे इतने मजबूत हो जाएं और ये रिजर्व जो आए हैं इसको मजबूत हो जाए, उसके साथ पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान को पाँव में खड़ा होने के लिए यानी कि अपनी इकॉनमी को सीधा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल अगर पैसे आ गए तो इनको खा के इलेक्शन करा के फिर एक दफ़ा फिर सड़क पर आ जाएं और बैठ के फिर इंतजार करेंगे फिर करेंगे। सिपा सलार साहब ने तो एक दफा कर दिया, अब वो इसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, चीजें साथ देखेंगे कि ये ट्रैक से हटे ना। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन तो वही है कि आपस में एक दूसरे की मार धाड़ करके ये नहीं देखना कि अवाम का क्या हाल होता है। अवाम बदहाल हो गए हैं। देखें सूरत हाल ये है, ना गैस है, ना बिजली पूरी है, ना पानी लोगों को मिलता है। अब ये चीजें भी लोगों के लिए शॉर्टेज, ये ज्यादा अच्छी है शॉर्टेज, और कम से कम खर्चा कम होता है ना। जितने बिल आते हैं तो वो लोग किस तरह से, बेरोजगारी में इतने बिल कौन कैसे अदा करे। नहीं, आपको देख लें इसमें जो बिल है ना वो पूरे आते हैं, बिजली आए ना आए बिल पूरे आते हैं। बिल देखें गर्मियों में लोगों के उसमें कमी नहीं आ रही, बिल में कमी। फैसल साहब आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? सोलर लगवाएं, सोलर पैसे पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलाज साहब के पास कोई खबर है अंदर? हाल यही है कि इसके अलावा जब तक इकॉनमी ट्रैक पर नहीं होगी तो कंपनी रजिस्टर करा रही है। आमिर साहब आप इस शो में दूसरी तीसरी दफा गालिबन सोलर की बात कर रहे हैं। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, मैंने चूंकि 2 साल पहले सोलर लगवा लिया था और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस सिचुएशन को, और आप सबको मशवरा दे रहा हूँ जो मर्जी बजट करें, कमेटियां डालें, सोलर लगवा लें जो वो हमारे एक ना राणा साहब वो सीनियर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा आपने अपनी कंपनी में भी जाए ना। आज नहीं ना मैं कोई कारोबार करता हूँ, झुग्गियों में भी चले जाएं, कच्ची बस्तियों में चले जाएं, सब ने सोलर लगाया हुआ है। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है कि आपने सब कुछ उस पर चलाना है। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि आप किसी चीज को कड़वी गोली समझ के खा लें, यही आपका इलाज है। से कुछ फायदा नहीं होगा। जिस अखबार से मैंने कैरियर शुरू किया था ना, वहाँ हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो कहते थे यार गुजरांवाला जाने का रास्ता सारे बताते हैं, किराया कोई नहीं देता। मदद कोई नहीं करता, सोलर का सब कह देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हमने तो आपको झुग्गी की मिसाल इसीलिए दे दी, ऑपरेटर पे दिहाड़ीदार है ना, दिहाड़ीदार भी यही काम कर रहा है। ठीक है, आप ओडों के पास चले जाएं, वो जो महीनों के बाद जगह बदलते हैं, उन्होंने भी अपने पास ये रखी हुई है, उनके कानवाए जब गुजरते हैं देखें डिशे उनके साथ और वो जा रहे होते हैं। सही है, लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं तो इसी से मुताल्लिक हम सवाल रखेंगे। ज़ाहिर है मईशत के लिए एक बड़ा दिन है। IMF मुआहदे की हतमी मंजूरी का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर ने मुआहदे की मंजूरी के लिए कौम से दुआओं की अपील कर दी है। हम बुनियादी सवाल ये रखेंगे कि कर्ज मंजूरी के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए या बाहैसियत कौम फिक्रमंद होना चाहिए, और एक एटमी मुल्क इस हालत को कैसे पहुंचा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आज मईशत के लिए बड़ा अहम दिन है। आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए $3 अरब के बेल आउट पैकेज की हतमी मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस हवाले से पुरजोश हैं और उन्होंने IMF मुआहदे की मंजूरी के लिए कौम से दुआओं की भी अपील की है। ज़राए के मुताबिक IMF ने वजारत ख़जाना का गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान भी मंजूर कर लिया है। ताहम मालियाती इदारे ने खबरदार किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, और शराइत पर अमल दरामद ना किया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज़्यादा सख्त शराइत हो सकती हैं। सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल होने के बाद तिजारती सरगर्मियों में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। एक बार फिर रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ है। डॉलर $2 नीचे गिर गया है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान देखा गया है। मगर अगर किसी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो है महंगाई, जिसमें कोई कमी नहीं आई है, जो बढ़ती जा रही है। आवाम का जीना मुहाल हो गया है। इससे मुतालिक हमारा सवाल है, हाफिज़ तारिक साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि वज़ीर ख़जाना ने अभी बात भी की और उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारे स्टेट बैंक रिजर्व में मज़ीद बेहतरी आएगी
और वो पाकिस्तान तरक्की की जानिब है। मईशत के लिए भी ज़ाहिर है आज का दिन इंतहाई अहम है। IMF मुआहदे की हतमी मंजूरी का भी इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर ने मुआहदे की मंजूरी के लिए कौम से दुआओं की अपील की। हाफिज़ ताहिर साहब, अब कर्ज मंजूरी के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, फ़िक्रिया है या फ़िक्रमंद होना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो कौम किस दिल से दुआएं करे जो महंगाई की चक्की चक्की में पिस रही है और अब रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो बढ़ रही है और खाने पीने की चीज़ें जो आम आदमी को चाहिए होती हैं वो पहुंच से दूर हैं। आपके ख्याल में कौम को दुआएं करनी चाहिए, फ़िक्रमंद होनी चाहिए, और एक एटमी मुल्क इस हालत को कैसे पहुँचा? हाफिज़ ताहिर साहब, ये एटमी मुल्क इस हालत को कैसे पहुंचा, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब कह रहे थे सबको मिलके, तो जिनके नाम ले रहे थे उन सब से ये सवाल होना चाहिए कि ये कैसे इस हालत को पहुंचा, बशमूल पाकिस्तान की सियासी एलीट के। दूसरी बात है कि आप IMF से भी पैसे ले लें, आप सऊदिया से भी ले लें, आप अमारात से भी ले लें, और भी कोई दे दे, जब तक गरीब आदमी जिसको टमाटर खरीदना है, आटा खरीदना है, चीनी खरीदनी है, वो किसने देखना है? ये महंगाई जो है ना, ये 50% मसनूई महंगाई है। लेकिन चूंकि अब निगरान हुकूमतें हैं 2 सूबों में, और बाकी 2 सूबों में भी जो हुकूमतें हैं उनको जो उनके DC, AC और मजिस्ट्रेट हैं, उनमें उनको क्या है, वो एयर कंडीशन गाड़ियों में है उनके घर। जैसे हमारे, मैंने उस दिन कहा था कि पता चला अदलिया में छुट्टियां होने जा रही हैं, तो मैंने कहा ये गर्मियों की छुट्टियां जो हो रही हैं वो तो अदालतें भी एयर कंडीशन है, वेटिंग रूम भी एयर कंडीशन है। तो पूछो उस गरीब से जो जेल की बैरक में सड़ रहा है, जिसके पास पंखा नहीं। इसी तरह ये एलीट जो क्लास हमारी है, वो AC साहब है, वो DC साहब है, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी का हेड है, उसके घर में तो सब कुछ है। जब तक आप आम आदमी को जो चीज चाहिए उसका रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी डॉलरों से स्टेट बैंक को भर ले, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, आटा, चीनी, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इसलिए नहीं पड़ रहा कि जो आपके ये सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने इसको देखना है, और जिली इंतजामिया है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पता हमें किसी ने क्या कहना है, सिफारिश से लग गए हैं या ताकत से लग गए हैं या किसी और जरिए से आके उस सीट पे बैठ गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है, अब तो वफाकी हुकूमत के पास कम वक्त है। वज़ीर आज़म साहब एक नसीहत ये सूबाई हुकूमतों को भी करे कि हमने स्टेट बैंक में तो पैसे कर लिए ला के जमा, लेकिन गरीब आदमी के जीने के लिए भी कुछ करो, और प्राइस को कंट्रोल करो। एक दुकान पे 5 रुपए की चीज है, दूसरी पे 10 की है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक जी, गरीब का भी एहसास कर ले। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी जी अयाज साहब, देखिए ये शहबाज शरीफ साहब लम्हा फिक्रिया करार दे रहे थे और सबको जिम्मेदार करार दे रहे थे। अगर मार्शल लॉ के अदवार निकाल दें तो सबसे ज्यादा हुकूमत तो इनकी पार्टी ने की है इस मुल्क में। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि ये लोग जब इक़्तिदार से जा रहे होते हैं या चले जाते हैं, कहते नहीं हमें एक और मौका दें, हम इस मुल्क को जन्नत बना देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। वो जिस तरक्की का ये हमेशा हवाला दिया करते हैं, मेरे ख्याल में वो तरक्की तो चाहिए नहीं थी इस मुल्क को उस स्टेज पे। वो तो आज कहीं चाहिए थी जाके कि आपने बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं की लोगों की, तालीम और सेहत पे खर्च नहीं किया। और वो हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं कि अस्पताल के बेड पे 4-4 लोग, और फिर फर्श पे लेटे हुए हमें लोग नजर आते हैं मरीज जब अस्पतालों में जाते हैं। तो इसके बावजूद ये दावे करते हैं कि जी हमने बहुत तरक्की की। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब आज राना सनाउल्लाह साहब को भी क्रेडिट दे रहे थे कि ये शायद पैसे जो आए हैं ये राना साहब की दुआओं से आए हैं, क्योंकि राना साहब भी आपको पता ना हज के लिए गए हुए थे। तो मुझे लगता है ये $2 अरब जो सऊदी अरब ने दिए हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी शक्ल देख के दिए हैं। क्योंकि यार गरीब आदमी लगता है ना पैसे दे ही दो, किधरे बर्बाद ही ना हो जाए। तो ये मतलब ये हमारी रूलिंग एलीट है जो इस तरह की बात कर रही होती है। भाई प्रैक्टिकल बात करो, दुआएं तो हम भी बहुत कर लेंगे, अगर दुआओं से मामला हल होने हैं तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत बदली है जिसने खुद बदलने की कोशिश नहीं की। तो हालत अब जब खुद बदलने की कोशिश करते हैं, इस मुल्क में इदारे तबाह किए गए हैं, हमारी आंखों के सामने तबाह किए गए हैं। उन इदारों को क्या मतलब शानदार इदारे हुआ करते थे इस मुल्क के, आज कौन सा इदारा जिसको बारे में आप फखर से कह सकती हैं कि ये एक इदारा है
क्या कमाल इदारा है, उस पर हर बंदा एतबार करता है। तो ये सारी रूलिंग इलीट, इसमें मैं किसी सिर्फ सियासतदान नहीं है, जितनी रूलिंग इलीट है इस मुल्क की, वो इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। और ये जब तक ये मुल्क चलाते रहेंगे इस मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। जी आमिर साहब। देखें, बातें करने में बहुत अच्छी लगती हैं, रूलिंग एलीट को एक ही वक्त में सबको एक के साथ लताड़ दिया जाए। यानी इस मुल्क में अगर तबाही आई है तो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिल के उतारी है। जब मुल्क पटड़ी पे चला, इन्होंने मिल के तबाह किया। आप रिसेंट पास्ट में चले जाएं या पास्ट में चले जाएं, यही दो इदारे मिल के, जब जुनेजो ने अच्छी हुकूमत बनाई, असम्बली बहाल होने लगी, आर्मी चीफ का मैसेज चला गया और अदलिया ने असम्बली बहाल नहीं की, तो तबाही हुई कि एक सही वजीर आजम आपके साथ चल रहा था, आपने उसे उड़ा दिया। एक मुल्क तबाह हाल 2013 में नवाज शरीफ के हवाले किया गया, क्योंकि हमें आदत बहुत है बात करने की कि सबको एक ही तराजू में तोल देते हैं कि शरीफ ने, अयाज साहब ने बात ठीक की कि अगर हुकूमत की है उसके महीने और दिन और साल गिन लें, तो एक काम अगर उनके अलावा किसी ने सियासत में किया है, मुझे उसके भी मंसूबे गिनवा दें। इमरान खान साहब 4 साल रहे, 9.5 साल केपी में रहे, उन्होंने कहा मैं 350 से ज्यादा डैम बनाऊंगा। डैम फुल बनाने के अलावा केपी में उन्होंने क्या किया? उनके पास कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो बताएं कि कर्जे उन्होंने तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा लिए और प्रोजेक्ट कौन सा लगाया? ये जो हम कहते हैं ना जी तालीमी इदारे बना देते, फलां बना देते, भाई इनके पास कोई प्रोजेक्ट है जो खान साहब ने लगाया हो अपने टेन्योर में केपी में और यहां पे, और आप कहें कि जी उन्होंने केपी में बताएं कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, सबका बेड़ा गर्क करके चले गए जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर था। मुझे बताएं अगर ये मंसूबे भी ना होते तो आपके पास था क्या? दहशतगर्दी खत्म की, चाइना से लाके सी पैक का मंसूबा दिया, सब कुछ ठीक किया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलके आज एक एक बंदा और करेक्टर बोल रहा है ना, इस मुल्क की तबाही की, मतलब इसके मुल्क की जड़ों में बैठ गए वो दोनों मिलके, अदलिया और वो, एक एक बंदा गवाहियां दे रहा है कि आपने पाकिस्तान को तबाह किया। अच्छा, अब भी आप सलूक ये करें कि जिसने काम किया है उसको उस लाडले के साथ मिला दें जिसके सब एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर लग के लगे हुए थे, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट। उसने क्या किया? इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, सवाए गप्पे मारने के। वो खाने खिलवाए, वो कराची से सिलानी, ये फैसल साहब बता सकेंगे कि पैसे उनके लगे, तस्वीर वजीर आजम की लगी। कहां से आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। वो सैलानी वाले वैसे ही करते रहते हैं। यहां गरीबों को स्कूलों में खाने गिलगित तक जाके खिला रहे हैं। जो लोग वेलफेयर का काम करते हैं, बिस्मिल्लाह ट्रस्ट वाले हैं कि कौन से हैं, इस्लामाबाद से शुरू हुए गिलगित पहुंच गए। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक काम करता है, कर्जे लेता है, बदले में मंसूबे देता है, आप उसको उसके साथ मिलाएंगे जिसने सिवाय कर्जे खाने के इनके ऊपर एक कमीशन बनाया, वही अजमत सईद शेख साहब जो घूम घूम के आते थे कि अडयाला जेल में वजीर आजम के लिए सीट खाली पड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया? कर्जों के कमीशन बने, सरबराह बने, 1 रुपए की उन्होंने दी कि जी ये पैसे खाए गए। इनके अपने कर्जों का नहीं पता। अब पता लगा कि $3 बिलियन के बगैर सूद के कर्जे अपने यार दोस्तों में बांट के चले गए। ये किया इमरान खान साहब ने जो कोरोना के दिनों में लोगों ने पैसे दिए इस पाकिस्तान के लिए। ये जवाब है, ये है कि काबुल इस तरह करना। जी अब वक्त कम है और ब्रेक पे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। क्विकली फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौशी हालत पाकिस्तान की और एक एटमी मुल्क की हालत को कैसे पहुंचा। अयाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना था, क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। नहीं, एक तो मैं कहना चाह रहा था कि आमिर एक तबके को भूल गए, ब्यूरोक्रेसी को। इस मुल्क पे सबसे पहला कब्जा ब्यूरोक्रेसी ने किया था। ब्यूरोक्रेट्स जब कमज़ोर पड़े तो उन्होंने फौज को साथ मिलाया और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और दूसरा, वो इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत याद ही नहीं है राना साहब को। ठीक, मतलब ये सारी हुकूमतें जिम्मेदार है ना इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने, सब जिम्मेदार है मिलकर। जी फैसल साहब। आपस में पे बद बोले, इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, हस्बे तौफीक हस्बे जायका, जिसका जहां जोर चला उसने काम उतारा, जिसको जब मौका मिला उसने उस पर काम उतारा। सब जिसमें ताकत ज्यादा थी उसने ज्यादा किया, जिसको वक्त ज्यादा मिला उसने ज्यादा किया, जिसको वक्त कम मिला, जिसके पास ताकत कम थी, उसने अपनी औकात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उसने भी कसर नहीं छोड़ी। इस मुल्क में जो आदमी फल बेच रहा है ना, वो भी चोर है। जब 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग, ही सिस्टम नहीं है, कानून नहीं है, सड़कें, आप इस शहर की सड़कों पे, इस मुल्क की सड़कों पे कोई कानून नजर नहीं आता आपको। इस मुल्क के ताकत के ऐवानों में कोई कानून नजर नहीं आता। इस मुल्क में एक ही कानून है, ताकत।
और इस ताकत ही इस मुल्क के लिए जो है ना सबसे ज्यादा खतरे की अलामत बन गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस ताकत को जो है ना वो निचली सतह पे मुंतकिल कर दो। सही। जब तक ताकत डिवाइड नहीं होगी और ताकत जो है वो जिस अंदाज में मुल्क सिस्टम के तहत चला रही हुकूमत, आखिरी बार हुकूमत जा रही है ना, नई हुकूमत आ जाएगी, हम और आप ने रोना ही है। आप देख लीजिएगा, आज वक्त और डेट के साथ लिख लीजिएगा, ये निज़ाम इस मुल्क में कोई तब्दीली ला ही नहीं सकता। सही है, यानी निज़ाम ही नहीं सपोर्ट करता कि कुछ बेहतरी आ जाए और उस निज़ाम सिस्टम को बदलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इलियास साहब देखिए, सबसे पहली बात है सब ने अपने मुफाद के लिए, आखिर में चंद सेकंड दीजिएगा, सब ने अपने मुफाद के लिए काम किया। जाहिर अगर मुल्क के लिए करते, इज्तिमाई सोच रखते, आवाम के फायदे के लिए काम किया जाता तो आज बेहतरी होती। देखिए ऊपर लेवल पर तो ठीक है, मुल्क की इकॉनमी ठीक है, अब लोगों की इकॉनमी को कौन ठीक करेगा, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और वो भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हैं उसकी जो रेट ज़्यादा हैं उनको कम लाना चाहिए, उनको फ़ायदा देना चाहिए। यहाँ देख लें, आटे की कीमत डबल से दुगनी तिगनी हो गई है, घी की कीमत बढ़ गई है, और जो एक दफ़ा कीमत बढ़ जाए उसको कम नहीं कर सकते, ये वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, हालांकि पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं तो इसके असरात अवाम पर आने चाहिए। अवाम को महंगाई से बचाना चाहिए, लेकिन अवाम को तो कोई बचा नहीं रहे, उनकी हालत पतली से पतली हो रही है। आप देख लें कितने लोग गुर्बत से जो हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। अब तो ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। आप देख लें आपकी इकॉनमी श्रिंक कर रही है, तो जाहिर है जब मुल्क का सोचेंगे, अपने मुल्क का सोचेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे, अदारों को मजबूत करेंगे, सिस्टम को लाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। यहाँ हर बंदा आता है अपना कानून आइन उसकी तशरीह अपने मुताबिक मुफादात में और अपने मुफादात के मुताबिक देखिए अपना करते हैं। आमिर साहब क्विकली। अयाज साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पीपल्स पार्टी और ब्यूरोक्रेसी की जो बात की, जाहिर है ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट में थी और उसके साथ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिली और फिर सब ने मिलके आज तक प्लाट की सियासत की, अपने मुफादात उठाए हैं। और आप क्या फरमा रहे हैं? नहीं वो बात करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार। चलें। अच्छा, मैंने कहा आमिर साहब आप कल रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास वक्त खत्म हो गया। फैसल साहब आप भी कल जो भी कमेंट करना चाहते हैं लिख के रख लें, इस वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।